जो गुंडा रजिस्टर में 90 नंबर पे है। मालूम कर लो, इस इलाके का कारपोरेटर 90 नंबर पर गुंडा रजिस्टर में जिसका नाम है, ऐसा आदमी तुम्हारी रहनुमाई करता है। जो इज्जत आबरू की बातें करते हैं, उनके साथ बदकलामी का काम करता है। तुम याद रखो कि पुलिस जो है वो हमारे बोलने पर काम करती है। अभी पिछले हफ्ते या पिछले महीने में जब कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से हमारे वर्कर्स पर हमला होता है, जान लेने की कोशिश की जाती है, तो उस पर हमारे शहर के एमएलए साहब, जिनको पूरी बात पता नहीं है, वो ये कहते हैं कि एक पार्टी के ऊपर पुलिस 307 का केस लगा लेती है। और समझदार आदमी गोबर में पैर नहीं फंसाता, वो आज गोबर में पैर फंसा लिए, अपने आप को बॉस बोलते हैं, आगे भागे फिर रहे हैं, कहीं अता पता नहीं है। ये गली से छुप के निकल, वो गांव में छुप के जा, हमें पकड़वाने का भी कोई शौक नहीं है। आज की मीटिंग के सदर आप आसिफ हुसैन साहब, आज की जो मीटिंग है पुराने वार्ड नंबर 16 और नए वार्ड नंबर 18 में रखी गई है। ये वार्ड के ताल्लुक से अभी राहिल हनीफ साहब ने तफसील से यहाँ बात बताई कि यहाँ कैसे लोग रहा करते हैं, और एक पढ़ा लिखा तबका इस वार्ड में रहता है। दिखती बात है, जिस तरह का वार्ड है उसी तरह का नुमाइंदा होना चाहिए, क्योंकि नुमाइंदा कारपोरेशन का हो, असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, वो सिर्फ एक नुमाइंदा नहीं होता। वो जिस हिस्से से उसको वोट मिलती है उस हिस्से के लोगों की तर्जुमानी करता है। उसकी जबान जैसी होंगी वैसा माना जाएगा कि उस हिस्से के लोगों की है। 25 साल की बात बोलने वाले कारपोरेटर ये 25 साल से कारपोरेटर हैं और बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कामकाज को लेकर, मगर सिर्फ दावे हैं, करोड़ों के ठेके की बात जरूर करते हैं, जमीन पर मगर नजर आता नहीं। 25 साल से कई 100 महासभा होंगी। मुझे बताओ, जो अपने आप को शहरी सतह का लीडर बोलता हो, उसने महासभा में कितनी मर्तबा मुंह खोला? ये अलग बात है कि एक बार मुंह खोले तो मार खा लिए महासभा में, आज तक वीडियो चलते रहती है। लेकिन अवामी मुफाद, और वो भी मुंह खोले थे तो किसी ठेके के मामले में, अवामी मुफाद में कभी भी ना शहर की ना वार्ड की तर्जुमानी किए। राजानगर का वाकया याद है, इसी वार्ड में एक बड़े सेठ ने जमीन खरीद ली थी, वो भी एमएलए के ही कारपोरेटर थे, सबको पता होगा, ये भी कारपोरेटर थे। महागठबंधन में बुलंद इकबाल भी कारपोरेटर थे। ये वार्ड बुलंद इकबाल का नहीं था, मगर सबूत के साथ वीडियो मौजूद है कि इस राजानगर की बस्ती को वहां के रहने वालों को खरीदी दी जाए। जबरदस्त बहस अगर किसी ने किया था तो बुलंद इकबाल ने किया था राजानगर के सवाल पर। बोलने का मतलब है कि सिर्फ मुंह जोरी, बड़ी बड़ी बात, जबान का लिहाज नहीं, लोगों की बेइज्जती करना। यहाँ ख्वातीन सुन रही होंगी, ख्वातीन की बेइज्जती करना, गालियां बकना, गंदी गंदी गालियां देना, ये नुमाइंदा हो सकता है? बिलबाग, खुशामतपुरा, राजानगर, बायखल्ला, इन सब बस्तियों का ऐसा नुमाइंदा हो सकता है क्या, जो कभी महासभा में लोगों के लिए कोई बात नहीं बोलते, अपने आप को शहरी सतह का लीडर बताने की कोशिश करते हैं। कभी जन्म दाखिले से लेके किला झोपड़पट्टी का मसला हो या कोई भी मसला हो, कभी नुमाइंदगी नहीं करते। और आंदोलन और तहरीक को
कांग्रेस पार्टी के सदर मानते हैं खुद को, और आंदोलन और तहरीक जिनको नहीं समझती कि आंदोलन और तहरीक क्या होती है, गुंडागर्दी करते ऐसे लोगों के साथ जो आंदोलन और तहरीक चला रहे थे। बड़े बड़े रुस्तम जब बोलते हैं, यहां तक के मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, रियासत का सीएम, अगर वो भी कोई गलत बात बोलता है तो अवामी गुस्सा या जिसके बारे में बोला गया वो बोला जाता है कि मुंह काला कर देंगे, गोबर मार देंगे, माफी मांग लो। और समझदार आदमी गोबर में पैर नहीं फंसाता, वो आज गोबर में पैर फंसा लिए, अपने आप को बॉस बोलते हैं, आगे भागे फिर रहे हैं, कहीं अता पता नहीं है, ये गली से छुप के निकल, वो गांव में छुप के जा, हमें पकड़वाने का भी कोई शौक नहीं है। हम भी चाहते हैं भागते रहे, कब तक भागेंगे? अगर बड़े बॉस हो, बहुत हिम्मत वाले होते तो कानून का सामना करते, अपने आप को कानून के सामने पेश करते, सिर्फ बड़ी बड़ी बात करने का और भागते फिरने का, और ये अपने आप को स्टेटस पे इस पे लगाने का कि मैं आई एम बॉस। आपकी बॉसियत तो 1.5 महीने में दिख गई। खोखला आदमी है, बुजदिल आदमी है, आजमाया हुआ आदमी है, बिल्कुल बुजदिल आदमी है, कोई हिम्मत नहीं है। कभी महासभा में फिरका परस्तों से लड़ने की हिम्मत नहीं रही, कभी कौम के लिए खुद को कानून के खिलाफ या धरना आंदोलन करना, ये हिम्मत नहीं है उस आदमी में, बिल्कुल बुजदिल आदमी है, इसीलिए भागता फिर रहा है। ये पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की बेइज्जती किया। आपके वार्ड का कारपोरेटर, कांग्रेस का सदस्य, वो भागते फिर रहा है, तो क्या आपको लगता है दूसरे शहरों में इसको क्या लोग समझ रहे हैं? हमको भी फोन आ रहा है कि देखो ये गांव में है, तो हम बोले रहने दो भैया, खिला पिला दो, दुबले बहुत हो गए हैं, हमको पकड़वाने का शौक नहीं है। आज इसलिए ये बात बोली गई कि गुंडागर्दी इस वार्ड का अगर कारपोरेटर करे तो वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आने वाला वक्त कारपोरेशन इलेक्शन का है, हम यहाँ पर एक ताकतवर पैनल देंगे, क्योंकि रोटी एक तरफ से पकती रहेंगी तो जल जाएंगी, और आपके यहाँ की रोटी तो जल चुकी है, पूरी तरह जल चुकी है। रोटी पलटने का वक्त आ गया है। आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में रोटी पलट दो, एक मजबूत पैनल देंगे हम यहाँ पर। ये जिम्मेदारी आपकी है कि जली हुई रोटी को पलट दो और नई रोटी पकाओ, ताकि इस वार्ड की नुमाइंदगी हो सके। इस पढ़े लिखे वार्ड में जहाँ शब्बीर सेठ जैसे लोग रहे हैं, जिन्होंने शहर की नुमाइंदगी की हो, ऐसा कोई उम्मीदवार चुनकर आए जो आपके वार्ड के साथ साथ शहरियान की भी नुमाइंदगी करे, और ये माना जाए कि एक पढ़े लिखे वार्ड का नुमाइंदा आया है जो अपने वार्ड के साथ अपने कौम, मिल्लत और शहरियान की भी तर्जुमानी करता है। मैं मौजूदा एमएलए के बारे में बोलना ही नहीं चाहता, मगर जिस वक्त मैं खड़ा हूं, आज 21 नवंबर है, 23 नवंबर को रिजल्ट आया था, 1 साल हो चुका है। ये इनकी तकरीर में सिर्फ छचन, दूसरी कोई भी बात, कोई जिम्मेदारी की बात नहीं बोलेंगे कि मेरी ये जिम्मेदारी थी और मैंने ये काम किया। 2017 में हमारा मुफ्ती साहब से गठबंधन हुआ, ये भी इसलिए बोलना पड़ रहा है कि पिछली किसी मीटिंग में उन्होंने इस ताल्लुक से कुछ बातें कही थी और एग्रीमेंट भी बना था, और इन्होंने बोला है कि एग्रीमेंट की कॉपी बताऊंगा। मैं यहां से चैलेंज करता हूं कि आप एग्रीमेंट की कॉपी बताओ।
एग्रीमेंट की कॉपी पे शहर के 5 जिम्मेदारों की सिग्नेचर थी, और क्या जिम्मेदारी आपकी थी और क्या जिम्मेदारी हमारी थी ये भी है। आप वो एग्रीमेंट की कॉपी बताओ। ये बात बिल्कुल सच है कि हमने असेंबली लड़ा, पूरी ताकत से लड़ा, हमें 10,000 वोट भी नहीं मिली, इलेक्शन की नवैयत अलग हो गई थी। मगर ये भी सच है कि 2019 में जब हम इनके साथ थे तो कितने हजार वोट से चुन के आए थे, कितने हजार से, और जब हम नहीं थे साथ में तो जमीन खिसक गई थी। कितने वोट से चुन के आए, कैसे रो धो के चुन के आए। तो ये बात मत भूलिए, 19 में जब वोटर जो थे उससे 50,000 वोटर 2024 में ज्यादा हो गए, तब भी रो धो के सिर्फ 162 वोट से चुन के आए। चलो बन गए एमएलए, मान लिए एक वोट से भी चुन के आने वाला आदमी एमएलए बनता है, लेकिन हम जब साथ में थे तो क्या हैसियत थी और अभी क्या हैसियत है ये भी देखो। और जिन लोगों को ये बोलते हैं कि इन्होंने बड़ी हमको इज्जत दी, इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है, ये गुरूर और घमंड की बात हर वक्त करते हैं। ये तो इस्लामाबाद वाले, पानी की टाकी वाले 2009 में भी इनका इलेक्शन लड़े, 19 में भी लड़े, 24 में भी लड़े। लड़ने के बाद बोलते हैं कि अब्दुल मालिक को मेयर अगर नहीं बनाता तो भुट्टा भूंज रहे होते। ये अलग बात है कि बेचारों की क्या मजबूरी है, लटके रहते, गालियां भी देते रहते मगर लटके रहते, ये उनकी अलग मजबूरी है, उस पर मुझे जाना नहीं है। मगर कितनी इज्जत दे रहे हैं अपने साथ वालों की, ये भी देख लो। सिर्फ गुरूर और घमंड में बात करना, कोई जिम्मेदारी जो दी गई है एमएलए की, उस पर क्या काम किए उस पर कभी कोई बात नहीं करते। सारी बातें घुमा फिरा के उलझाने वाली बात करते, कॉमेडी करने की बात करते। इलेक्शन के वक्त इन्होंने जो वादे किए, मैनिफेस्टो तो था नहीं, जो वादे किए थे, एक गार्डन का उद्घाटन हुआ था, याद होगा, 5 एकड़ पर गार्डन बन रहा है, 1 साल हो गया। आप बताओ तो सही क्यों नहीं बन रहा गार्डन। सिर्फ यूट्यूब पर आकर बयान देना, 4 मर्तबा बोल दिए कि जन्म दाखिले के मामले में हम कोर्ट जाएंगे, सिर्फ यूट्यूब पर बोल दिए। किसी एक फर्द के वास्ते ये मालेगांव की कोर्ट की चौखट नहीं चढ़े। ये अलग बात है कि 376 वालों के वास्ते जा रहे हैं, और आज जो शहर के हालात हैं पोक्सो और 376 को लेकर, आज इस मीटिंग में अबुल ऐस मुझे बोला कि फूल हार करने की बात है, तो मैं बोला कि एक मासूम बच्ची के साथ जो वाकया हुआ, मुनासिब नहीं लगेगा कि आज की मीटिंग में कोई फूल हार किया जाए। लोगों में इतना गुस्सा था कि लोग कोर्ट के अंदर तक चले गए। ये कोर्ट के अंदर जाने की बात नहीं होना चाहिए। लोगों का गुस्सा अपनी जगह है, मगर कानून, कोर्ट, इसकी इज्जत, इसका एहतराम अपनी जगह होना चाहिए। आंदोलन, तहरीक चलाना, अपनी बात मनवाना ये भी जरूरी है, मगर कोर्ट के अहाते तक जाना ये मुनासिब बात नहीं थी। मगर सोचने की बात यह है कि जो लोग अच्छाई और बुराई की बात करते थे, अच्छाई और बुराई पे इलेक्शन लड़ते थे, मैं तो चाहता हूं आने वाले कारपोरेशन में क्या काम किए, इससे अच्छा है अच्छाई और बुराई पे वापिस इलेक्शन लड़ लो। शहरियान को दिख जाएगा कि कोर्ट की चौखट चढ़े तो 376 और पोक्सो वालों से मिले, कोर्ट में मिले तो किसी जन्म दाखिले में परेशान आदमी से नहीं मिले। एक 376 का आरोपी आया था तो उससे बड़ा मिलके बातें कर रहे थे कि कोई हल निकल जाए, कुछ निकल जाए। किसी जन्म दाखिले वालों की एक बात समझी कि किसी तरीके से उनका हल निकल जाए। इनके लड़के समझता तो कुछ नहीं, मगर वो भी पोक्सो और 376 के लिए कोर्ट में मौजूद रहे
मगर मैंने कभी नहीं देखा इनको कि जो जन्म दाखिले में हजारों लोग कोर्ट कचहरी में परेशान हैं, किसी एक के लिए मौजूदा एमएलए या उनके घर का कोई फर्द किसी के लिए कोर्ट के अहाते में भी आया हो या उनकी मदद करने की कोशिश की हो, तो क्या हम ये सब नहीं सोचेंगे? 1044 लोगों पे गुना दाखिल हो गया, 700 ख्वातीन है उनके केस के अंदर। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की वजह से उनको जेल नहीं हुई, ये बात बिल्कुल सच है, मगर दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि कल उनको जामीन लेना पड़ेगी, कोर्ट की तारीखों पे हर 15 दिन महीने में जाना पड़ेगा। क्या ये हमें अच्छा लगेगा कि हमारे शहर की ख्वातीन कोर्ट कचहरी में सालों परेशान रहे? इन सब के हल के लिए एक ऐसे गठबंधन की जरूरत है जो कारपोरेशन में इक्तदार में आए तो नौकरशाही को काबू में करने की ताकत रखे, ना कि ऐसे गठबंधन की जो फिरका परस्तों से मिलकर गठबंधन करके इलेक्शन लड़ने की तरफ जा रहे हैं। और आज फिरका परस्त वहां इक्तदार में नहीं है तो क्या हाल है मालेगांव का, आप समझ लो। सारे बुनियादी मसाइल, सारे बुनियादी कामकाज, जन्म दाखिले से लेके जमीन तक के, किला झोपड़पट्टी से लेकर किसी के प्रॉपर्टी तक के सबका मसले का हल कारपोरेशन में है और मसला बनाया भी वहीं से जाता है। जन्म दाखिला उसकी एक मिसाल है। मैं इससे पहले भी कई मीटिंग में बोला हूं कि 1044 जन्म दाखिले का मामला जिन पर गुना दाखिल है, अगर महासभा में हम रहे तो पहला विषय 1044 जन्म दाखिले जो आरोपी बने हैं उनको मैं बोल रहा हूं, चुटकी में उनको हम निकाल देंगे। ये बात आप यकीन मानिए, ये सलाहियत हमारे अंदर है और हम ऐसे ही लोग इस वार्ड में भी देना चाहते हैं जिनके अंदर ऐसी सलाहियत हो कि जो वार्ड के बुनियादी कामकाज के साथ साथ कारपोरेशन में फिरका परस्त जो हम पर टूट पड़े हैं वहां पर ढाल बनकर मालेगांव शहर की और मुसलमानों की हिफाजत करे। शुक्रिया। मैं यहाँ बैठे बैठे सुन रही थी राहिल भाई की तकरीर, अतहर चचा की तकरीर, तो मैं सोच रही थी कि जिस इलाके में हम अपनी इलेक्शनी तशहीर की शुरुआत कर रहे हैं वो मालेगांव शहर की तारीख में कितना बड़ा हिस्सा रहा, जहां बड़े बड़े मजहबी रहनुमा आए, चाहे वो हुसैन मिल्ली साहब हो, चाहे हनीफ मिल्ली साहब हो, चाहे साजिद हाफिज जी हो या याकूब अशरफी साहब हो, अब्दुल्ला अहद अजहरी साहब, इन्होंने अपने दीन के लिए इस इलाके से रहनुमाई की और न सिर्फ इस इलाके से बल्कि शहर नहीं, मुल्क नहीं, बैनुल अक़वामी तौर पर उन्होंने अपने शहर का लोहा मनवाया दीन की हालत के बाद। सहाफत में यहाँ शहरियार के मुदीर हैं, सहाफत में मुशायरे में मैं बचपन से सुना करती थी इलियास सिद्दीकी साहब का नाम, अदीब मालेगांवी साहब का नाम। ये ऐसे लोगों को इस इलाके ने पैदा किया, जहां आप देखेंगे कि यहाँ ये इलाका डॉक्टरों से भरा है, जहां तालीम याफ्ता लोग रहते हैं। ये इलाका ऐसा है कि राहिल भाई बता रहे थे मुजाहिदीन आजादी, जो 7 शहीद जिनकी शहादत का नाम अभी तक रखा वहां पे लगाया नहीं गया है, वो शहीद का इस इलाके में घर था, मुंशी शाबान भिकारी। ये इलाका आपका ऐसा है जिन्होंने नगीने पैदा किए हर शोबे में, चाहे वो मजहबी शोबा हो, चाहे वो समाजी शोबा हो। मैंने देखा मेरे वालिद के साथी, चाहे फारूक इमली वाले साहब हो, चाहे मोहम्मद डांगे साहब हो, चाहे सिराज साहब हो या खुर्शीद भगवान साहब हो, ये ऐसे जियाले लोग थे जो इस इलाके में शब्बीर सेठ जैसे लीडर, जो बड़ी पायदार लीडर थे, उसके बावजूद निहाल साहब के साथ वो काम किया करते थे। और जब वक्त आया शब्बीर सेठ को ये लगा कि साथी निहाल अहमद साहब के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो उस वक्त निहाल वकील को उम्मीदवारी दी गई। उस वक्त 2 बड़े लीडर जो हमेशा एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ते थे,
साथ ही निहाल अहमद और शब्बीर सेठ, उन्होंने मिलके निहाल वकील को चुन के लाया। ये इतना तारीखी इलाका है जहां समाजी, मजहबी, सकाफती अपनी पहचान रखता है, और यहाँ का कारपोरेटर जो मुंह खोलता है तो अपनी हैसियत बाहर आती है, चाहे वो किसी मर्द को गाली दे या किसी औरत को गाली दे। यहाँ तक के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी ही पार्टी की है, उनको भी माँ बहन पे से ये आदमी ने गाली दी। मेरे ताल्लुक से भी उन्होंने बदकलामी की। मुझे कुछ लोग कहने लगे कि आप जवाब नहीं देते, तो मैंने कहा कि देखो, एक जिस्म है, उसमें जो भरा है जब वो मुंह खोलेगा तो वही बाहर निकलेगा। तो उनके जिस्म में अगर गंदगी भरी है तो वो मुंह खोलेंगे तो गिलाजत ही गिरेगी। मुझे ऐसे गलीज लोगों को जवाब देने के लिए अपनी सतह से नहीं गिरना है। ये याद रखो कि जो इलाका अपनी तारीखी मजबूती रखता है, उस इलाके में उम्मीदवार क्या होता है? नुमाइंदा जो तुम्हारी नुमाइंदगी करता है, तुम्हारा गम को, तुम्हारी तकलीफ को समझता है, तुम्हारी पहचान बनता है। तो क्या ये तारीखी इलाके वाले ऐसे गुंडे, बदमाश, बदकलाम आदमी को अपना नुमाइंदा बनाएंगे? ये याद रखो कि आज अगर जो बोल रहे हैं 25 साल से हम चुनकर आते हैं और हमको कोई गिरा नहीं सकता, तो ये कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं, अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। हो सकता है कि उसी वक्त उनकी तारीख लिखती गई हो या फिर और आजमाने का मौका मिले, लेकिन ये इलाके के लोग ये समझ ले, अपना नुमाइंदा किसी अच्छा तुम में से आदमी चुन के दे। वो आदमी नहीं जो गुंडा रजिस्टर में 90 नंबर पे है। मालूम कर लो, इस इलाके का कारपोरेटर 90 नंबर पर गुंडा रजिस्टर में जिसका नाम है, ऐसा आदमी तुम्हारी रहनुमाई करता है। जो इज्जत आबरू की बातें करते हैं, उनके साथ बदकलामी का काम करता है। तुम याद रखो, जो लोग उनके पास काम लेके जा रहे हैं, खवातीन भी जाती होंगी, अपने जाती मसाइल भी लेकर जाते होंगे कि तुम्हारी जाती मसाइल, तुम्हारी पंचायत, ये सब की पोल तुम्हारे वक्त निकल जाने के बाद मजाक अपने दोस्तों में बनाएंगे। इसका ख्याल रखो। तुम याद रखो कि अपनी पहचान एक शरीफ और ऐसे आदमी की होना चाहिए जो काम करवा सके। 25 साल में क्या काम हुआ इस इलाके में? क्या तब्दीली आई? सड़कें खुद ही पड़ी है, रोड खुद ही बनवा रहे, खुद ही तोड़वा रहे, पता नहीं फंड कहां से बरस रहा है। ये भी बड़ा तुर रहा है कि मैं ये बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ, जबकि मैं अपने घर से आगरा रोड की तरफ से आई हूँ तो बड़ा दुश्वार रास्ता था, सड़कें टूटी हुई थी। कुछ लोग तो जब बदकलामी की गई, गालियां दी गई, तो हमारे वर्करों ने, जो वो वर्कर जो साथी निहाल अहमद के साहब के साथ रहा करते थे, उन्होंने जवाब देने के लिए कहा कि तो हमारा बोलना जमहूरी था कि माफी मांगे, नहीं तो उनको मुंह काला किया जाएगा, गोबर मारा जाएगा। कई लोगों ने फोन करके बोला कि ये जुमला वापस लो, काला मत करो, गोबर मत मारो, सफेदा मारो, मुंह पे सफेदा, वो नुमाया दिखेगा। तो शक्ल अहमियत नहीं रखती, अहमियत रखती है तुम्हारी खसलत, तुम्हारे अंदर का दिल, तुम्हारा जज्बा। आज जो हालात आ गए हैं मालेगांव शहर पे, जन्म दाखिले का मामला कोई आखिरी मामला नहीं है, अभी दुश्वार रास्ते शुरू होंगे। एक लैंड जिहाद का मामला आ रहा है। ऐसा इलाका जो लेआउट बिन शेती नहीं है, उसको उखाड़ने की, मालेगांव शहर की लाखों आबादी, लाखों घर हैं जो लेआउट बिन शेती के बजाय रहते हैं। आप देखेंगे यूपी में जो लोग बांध काम परमिशन लेकर अपना घर बनाए हैं, उससे 1 फीट भी बाहर निकलते हैं ना तो बुलडोजर चला दिया था, पूरा घर तोड़ दिया जाता, पूछा नहीं जाता। वही बीजेपी आज महाराष्ट्र में राज कर रही है और उन्हीं से गठबंधन के साथ अपने नदी के उस पार के भी लोग हैं। अगर हमने नदी के उस पार की अपनी मजबूरी को खत्म नहीं किया तो मालेगांव पैटर्न जो चला रहे हैं, इनको मालेगांव के जन्म दाखिले से मतलब नहीं है, मालेगांव के जमीनों से मतलब नहीं है, इनको मालेगांव मुसलमानों की कसीर आबादी का इलाका दिखता है, जहां वो तकलीफ देते हैं और पूरे महाराष्ट्र में प्रचार करते हैं कि ऐसा हुकूमत ने सताया। अगर तुम इनको अपना खिलवाड़ बनने का रास्ता खोल दोगे
किसका गठबंधन किससे हो रहा है, इसको नहीं समझोगे तो याद रखो तुम्हारे घर महफूज नहीं रहेंगे। आज जन्म दाखिले में परेशान है, स्कूलों में लोग परेशान है, अगर तुम नहीं संभले तो याद रखना मुश्किलात बढ़ती जाएगी। इस इलाके की एक तारीख खुर्शीद भगवान साहब वो बताया करते थे, मेरे वालिद मुझे बताए थे कि ये इलाके में ज्यादातर रंगीन के लूम चलती, तो औरतें ज्यादातर चरखा भरा करती थी, तो जो चरखा भरती थी तो जो उसका बचता था, सूद बचता था फुलका, उसको फरोख्त किया जाता था। लेकिन ये साथी निहाल अहमद साहब की मोहब्बत में यहाँ जो चरखा भरने वाले फुलका बचाती थी खवातीन, वो खुर्शीद भगवान के घर पर जमा करती थी और वो ये बोलती थी कि इसको बेच के इसका पैसा निहाल अहमद को देना इलेक्शन में काम आए। ये एहसान है इस इलाके की औरतों का निहाल अहमद और उसके खानदान पर। तो मैं आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ, अपनी पहचान, अपना नुमाइंदा, अपना नुमाइंदा किस तरीके का चुन के देते हैं। जिनको आजमा चुके हो उनको बार बार आजमाना ये हमारी बेवकूफी होगी। ये इलाका ज्यादातर आबादी कई, चाहे यहाँ शिया बिरादरी के लोग हों, यहाँ कुछ खानदेशी भी होंगे, बुनकर बिरादरी की बड़ी तादाद है। मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि इलेक्शन के वक्त में बिरादरी के नाम से जो वोट लेकर गए हैं और एमएलए बने हैं, वो बिरादरी के कितने उम्मीदवार इस इलाके में देते हैं, क्योंकि जितनी आबादी है उस हिसाब से बिरादरी को नुमाइंदगी देनी चाहिए। यही कानून भी बोलता है। तो आप भी ये पूछें कि तुम किस बिरादरी को कितने उम्मीदवार दे रहे हो, उसके बाद तुम तय करना कि भाई मालेगांव का मेयर कौन बनेगा। मेरे वालिद का मैंने देखा, जब संगमेश्वर और कैंप मिला हुआ था तो साथी निहाल अहमद साहब एमएलए रहते थे, लेकिन दूसरी बड़ी आबादी जो थी वो हिंदुओं की थी, तो वो हिंदू इलाके से प्रेसिडेंट चुन के लाते थे ताकि लोगों का तनासुब रहे, लेकिन एमएलए तो मालेगांव का ही रहा करता था। अब मुझे देखना है इस इलाके में कि जो बिरादरी के नाम पे वोट ली गई है, तो वोट बिरादरी के नाम पे तो टिकट भी आबादी के लिहाज से देते हैं कि नहीं। आप तमाम लोग हमारी बातों को समझें, ये मरहला इतना आसान नहीं है, आगे जाके हमारे घरों तक आफत आएगी, कानूनी मुश्किलात बढ़ती जाएगी। जो मुस्तकीम ने बताया कि 1044 लोगों पर केस हुआ है, इसमें 700 खवातीन हैं। आप याद रखें 700 खवातीन ऐसी हैं जिनको बहुत बुजुर्ग भी औरतें हैं, नौजवान लड़कियां भी हैं, बच्चियां भी हैं। ये कहाँ कोर्ट में जाएंगी, कहाँ बार बार इनसे क्या सवाल करेंगे और नतीजा क्या निकलता है, इसका भी हमको अंदाजा नहीं है। लेकिन इन सब मुश्किलात को यही खत्म करने के लिए कारपोरेशन में ऐसे लोगों का राज लाना है जो काम करते भी हो, काम करवाने का तरीका भी जानते हो। हम भी और आपके इलाके से ऐसे उम्मीदवार देंगे या हमारे गठबंधन तय करके हम ऐसा उम्मीदवार देंगे जो तुम्हारे दरमियान से हो, तुम्हारा अपना हो, तुम्हारी तकलीफें समझता हो। जहां नरमी की बात आए वो नरमी भी करे, जहां गर्मी की बात आए वो तुम्हारे लिए लड़ने भी खड़ा हो जाए। तो आपसे दरख्वास्त है कि इन सब बातों को समझ के आने वाले इलेक्शन में बड़ी तादाद में तब्दीली की जरूरत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तब्दीली इस इलाके से शुरू होगी। ये कहकर अपनी बात खत्म कर। शहर में अभी जो मुसीबत आई है जन्म दाखिले की, अगर उसमें शहर के लिए जो हमारी ख्वातीन, जो हमारे मर्द हजरात परेशान है, तो उनके लिए अगर कोई काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी और आसिफ शेख रशीद साहब की इस्लाम पार्टी काम कर रही है। मालेगांव शहर में इससे पहले भी जब 12 नवंबर का मामला आया, उस वक्त भी अगर शहर में किसी ने काम किया तो यही आसिफ शेख रशीद और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने काम किया था। आप देखिए, अभी हम पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि किरेट सुमैया को हमने मालेगांव में लाए है। अरे भैया, अगर हमने मालेगांव में इनको लेकर आए हैं तो तुम्हारे पास पावर है, तुम शहर के एमएलए है, तुमने क्या किया? भिवंडी में रईस शेख जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है, एक मर्तबा किरेट सुमैया भिवंडी में गए, दूसरी मर्तबा आज तक मेरी मालूमात के मुताबिक किरेट सुमैया जो है भिवंडी शहर में नहीं गए। आज रईस शेख समाजवादी पार्टी के अपोजिशन पार्टी के एमएलए है, समाजवादी पार्टी के भी सिर्फ 2 एमएलए थे, लेकिन जब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किरेट सुमैया शहर में आने से रोक सकते हैं
तो मालेगांव शहर के एमएलए क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि वो रोकना ही नहीं चाहते, उनको ये पता ही नहीं है कि एमएलए की क्या पावर है, वो क्या कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हम पर ये इल्जाम लगाया गया है कि पुलिस जो है वो हमारे बोलने पर काम करती है। अभी पिछले हफ्ते या पिछले महीने में जब कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से हमारे वर्कर्स पर हमला होता है, जान लेने की कोशिश की जाती है, तो उस पर हमारे शहर के एमएलए साहब, जिनको पूरी बात पता नहीं है, वो ये कहते हैं कि एक पार्टी के ऊपर पुलिस 307 का केस लगा लेती है। आमतौर पर जब तक मेडिकल सर्टिफिकेट आता नहीं है तो पुलिस दूसरे केस में 307 की कलम नहीं लगाती, लेकिन एक पार्टी पर 307 की कलम लग गई और दूसरी पार्टी पर सर्टिफिकेट आने के बाद भी आज तक 307 की केस नहीं लगी। तो मैं एमएलए साहब को ये बात बताना चाहता हूँ कि उस झगड़े में हमारे जिन लोगों पर हमला किया गया, उनके सर के ऊपर हमला किया गया, और कायदे के कानून के हिसाब से अगर जिस्म के कोई ऐसे हिस्से पर हमला किया जाता है कि जिस पर लगने से किसी की जान जा सकती है, जिसे मेडिकल लॉ की जबान में कहा जाता है वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी, तो हमारे 2 इंजर्ड ऐसे थे जिनके सर पर हमले किए गए। हमारे एक इमरान झोपे, जिनके सर पर 3 फ्रैक्चर आए थे, ग्रीवियस इंजरी आई थी, उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी और इसके वजह से पुलिस ने 307 की केस लगाई थी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 307 की एफआईआर रजिस्टर होने से पहले पुलिस को एडवांस सर्टिफिकेट मिल चुका था, क्योंकि सिटी स्कैन की रिपोर्ट आ चुकी थी और उसमें 3 से ज्यादा फ्रैक्चर थे। इसके लिए पुलिस ने 307 की केस नहीं लगाई। दूसरी तरफ कहा जाता है कि दूसरी पार्टी के लोगों के ऊपर ग्रीवियस सर्टिफिकेट आने के बाद भी 307 की कलम नहीं लग रही। तो मुफ्ती साहब, आप मालूमात ले लीजिए कि सिविल हॉस्पिटल में जब सामने वाले पार्टी के लोग एडमिट हुए हैं, वो सिविल हॉस्पिटल में पैदल चल के जा रहे हैं, उनके पूरे जिस्म पे कहीं कोई जख्म, कहीं कोई मार नहीं था। वो वहां से रब्बानी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर भी उन्होंने किसी तरीके की कोई जख्म या मार वगैरह नहीं था। और जो सर्टिफिकेट उन्होंने लेकर आए हैं ग्रीवियस का, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, डॉक्टर वैद्य से बोगस सर्टिफिकेट पैसे दे के लिए गए और वो बोगस सर्टिफिकेट को ग्रीवियस बताकर हमारे लोगों के ऊपर झूठी 307 की केस दाखिल करने की कोशिश की गई है। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि जहां उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में पेट पे मार लगने के बाद बताई है, ना एफआईआर के अंदर ये बात बताई थी, ना रब्बानी हॉस्पिटल में ये बात बताई थी, जिसकी वजह से सिविल हॉस्पिटल और रब्बानी हॉस्पिटल का सिंपल सर्टिफिकेट था और हमारे ऊपर एक 324 और 394 की एक बोगस कंप्लेंट रजिस्टर्ड की गई है कि हमने उनके पैसे निकाल दिए। इस अतराफ के जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे उस वक्त, वो सब जानते हैं कि हमला किसने किया और किसने मारा, और बात करते हैं कि हमारे दबाव में पुलिस काम कर रही है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वक्त भी अगर ये जात बिरादरी के या कोई कहता है कि 25 साल से मेरा राज है, अगर इस बातों पर आप रह गए तो आने वाले 5 साल में फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप सेकुलर पार्टी का मेहर बिठाइए, इंशाअल्लाह ताला मालेगांव शहर में जो फिरका परस्त लोग आके बार बार तकलीफ देते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम बिना पावर के जब उनसे लड़ रहे हैं, पावर हमारे पास आएंगी तो इससे ज्यादा हम हमारे शहर के लिए काम करेंगे। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि ये ज़र्फ भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अस्सलाम वालेकुम।